इंडिया अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है BS7 एमिशन नॉर्म्स के लिए, क्योंकि यूरोपियन कमीशन ने भाई अभी कहा है कि हम लागू करने जा रहे हैं यूरो 7, वो भी 1 जुलाई 2025 से। लेकिन अभी ऑफिशियली ये कंफर्म नहीं है कि BS7 जो नॉर्म्स हैं वो ऐसे ही यूरोपियन नॉर्म्स पे रहेंगे या उसमें कुछ चेंज रहेगा या और ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेंगे। तो आपके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। वैसे मैंने BS7 के ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बताया था, जिसे मैंने बताया था कब कब कौन से एमिशन नॉर्म्स हमारे इंडिया में है। आज हम उस पर बातचीत नहीं करें, इतना डिटेल में तो नहीं जाऊंगा उस चीज़ के ऊपर, वो चीज़ मैंने पहले बता रखी है। तो उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप चाहें तो उस वीडियो को पहले देख लें, फिर उसके बाद ये वाला वीडियो देख लें आप, तो उससे आपको थोड़ी क्लैरिटी और ज़्यादा मिल जाएगी। तो जैसे BS6 नॉर्म्स हमारे इंडिया में 2024 में लागू होने थे, लेकिन वो लागू हो गए 2020 से ही, और BS6 का दूसरा फेज आ गया था अप्रैल 2023 में। तो सेम ऐसे ही शायद BS7 जो नॉर्म्स हैं वो भी आपके 2026 से लागू हो सकते हैं। क्या पता सरकार वेट ना करे भाई 2027 का, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड जितनी भी गैसेज हैं वो भाई 2005 तक 208 मिलियन टन था, और 2035 तक 1200 मिलियन टन हो जाएगा। यानी 2005 से लेके 35, इन 30 सालों में हम कितना उत्सर्जन कर देंगे कार्बन मोनोऑक्साइड का? 1000 मिलियन टन। मायने रखता है भाई। तो देखो हमारी एनवायरनमेंट के लिए तो नुकसानदायक है ही, हमारे लिए भी नुकसानदायक है। देखो एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक है तो हमारे लिए भी नुकसानदायक है, दोनों के लिए है। लेकिन उन लोगों का क्या भाई जो डीजल पेट्रोल इंजन पसंद करते हैं, और आने वाले टाइम में क्या डीजल इंजन बने रहेंगे तो कैसे होंगे, और क्या आज की डेट में जिनके पास डीजल गाड़ियां हैं उनको रखनी चाहिए, बेचनी चाहिए, और आने वाले टाइम पे उन गाड़ियों की रीसेल वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा, और क्या नया आएगा BS7 एमिशन नॉर्म्स में, ये सारी बातें करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, फुल मशीन लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। देखो जब BS6 इंजन आए थे तो भाई BS4 से BS6 इंजन में भाई बहुत ज्यादा बदलाव आ गया था, और फेज 2 के अंदर तो रियल टाइम डायग्नोस्टिक वाला फीचर आ गया था कि भाई जो लैब के अंदर टेस्ट हो रहा है वो रियल टाइम में भी भाई आप डायग्नोस कर सको कि भाई वो गाड़ी कितना पोल्यूशन कर रही है। लेकिन BS7 में ऐसा क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 80 मिलीग्राम पे आ चुका है भाई डीजल इंजन, इससे नीचे कहाँ ही लेके जाओगे। कंपनीज जी तोड़ के कोशिश कर रही है कि इसको 50-60 के आसपास लेके आया जा सके, लेकिन लाने में भाई कामयाब हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी वो तो जब BS7 नॉर्म्स की गाड़ियां आएंगी और वो कितना पोल्यूशन कर रही होंगी ये तो तब पता लगेगा अपने को। क्योंकि देखो डीजल इंजन के ऊपर ऑलरेडी भाई जैसे पहले शुरू के फेज में चले जाए तो कैटालिटिक कन्वर्टर नहीं होता है, पहले कैटालिटिक कन्वर्टर ऐड हुआ, फिर उसके बाद जब BS6 नॉर्म्स आए थे उसमें भाई आपका DPF लगा दिया गया, डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर लगा दिया गया। और जब BS6 फेज 2 आया तो जो छोटे इंजन थे यानी 1500 सीसी से जो छोटे डीजल इंजन थे उनके अंदर भी भाई डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड डालना कंपलसरी हो गया था कि आपको वो डालना ही डालना पड़ेगा। नहीं तो आप देख लो क्रेटा में 1.5 लीटर आता था, सेल्टोस में 1.5 लीटर आता था, छोटा जो डीजल इंजन था उनके अंदर भाई पहले DF नहीं डलता था। बोलेरो का 1.5 लीटर आप देख लो तो उसमें DF पहले नहीं डलता था, लेकिन आज की डेट में इन सब में DF डलता है, तो वो गैसेस को बर्न करने के लिए ही डलता है। और किसी चीज के ऊपर आप रोक लगाते हो, एनवायरनमेंट में तो नहीं आ रही लेकिन वो वहां तो रुकती है, और इसीलिए आजकल डीजल गाड़ियों के अंदर प्रॉब्लम भी आ रही है। प्रॉपर पिकअप नहीं मिलता, प्रॉपर माइलेज नहीं मिलता, 40-50 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद ये दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है गाड़ी के अंदर। तो जब ऐसी दिक्कत ही आनी है तो इंजन ही क्यों बनाने हैं, ऐसे बंद ही कर दो। इससे अच्छा तो आने वाले टाइम में भाई शायद ये बंद भी हो सकते हैं, क्योंकि देखो जो डीजल से हम चाहते हैं, एक अच्छा टॉर्क चाहते हैं, अच्छा पिकअप भी चाहते हैं, माइलेज बहुत अच्छी चाहते हैं, तो वो चीज़ ही जब नहीं मिलेगी तो लोग खरीदेंगे नहीं, और लोग नहीं खरीदेंगे तो कंपनी का बनाने का फायदा क्या। आने वाले टाइम में तो भाई जो मेरा मानना है तो पैसेंजर व्हीकल्स में, कमर्शियल व्हीकल्स में चलता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई डीजल इंजन चले जाएंगे तो भाई कुछ फ्यूचर नहीं रहेगा यार। कार एंथुजियास्ट क्या करेंगे, हाइड्रोजन आपके लिए है। मैंने पहले भी एक बार बोला था, अभी रिसेंटली आपने ऑटो एक्सपो में भी देखा होगा जो इस साल हुआ है, कि उसमें मोस्टली 95% कंपनीज ईवी के पीछे पड़ी हुई है। वो इंटरनेशनली दबाव है भाई उनके ऊपर, इंटरनेशनली ही दबाव है कि ईवीज की तरफ चलो, ईवीज की तरफ चलो, बट ईवी इज नॉट द फ्यूचर। ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे। मैं ये मानता हूं कि ईवी फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर
आपका रहने वाला है हाइड्रोजन। बहुत सी कंपनीज, में नाम नहीं लूँगा अभी किसी भी ब्रांड का, भाई बना भी रही हैं, टेस्टिंग भी कर रही हैं और एकदम से बम फोड़ेंगी कि लो जी हमने तैयार कर दिया है, देखो अब ये देखो। तो भाई कंपनीज को पता है ईवी फ्यूचर नहीं है, ईवी बस एक रास्ता जरिया है। एक इस ये जो इवोल्यूशन हो रहा है ना, यहां से वहां तक का, उसके बीच का रास्ता है ये। पता मुझे भी कभी लेनी पड़ जाए ईवी, आपको भी लेनी पड़ जाए, जब ऑप्शन ही नहीं बचेगा मजबूरी में हमारे को उस टाइम पीरियड के लिए शायद लेनी पड़े, लेकिन वो फ्यूचर नहीं है। काफी कंपनी तो 2019 के बाद इंडिया में आई, जैसे MG 2019 में आया था, किया इंडिया में आया था, वो ऑलरेडी BS6 इंजन के साथ आए थे, तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। BS4 जो गाड़ियां हैं वो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, और पेट्रोल तो BS3 बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमारे इंडिया में क्या हुआ था कि पहले मेट्रो सिटीज़ में एमिशन नॉर्म्स लागू होते थे, फिर वो 13 सिटीज़ से बाहर जाके लागू होते थे। जैसे मान लो BS4 लागू हो गया 2010 में, लेकिन NCR या बड़े शहरों से बाहर वो 2015 तक भी चलता रहा। तो कंपनीज BS3 बनाती रही कि भाई हमारे को इन 10-15 शहरों के लिए बनाना BS4, तो बाकी तो देश में BS3 चल रहा है ना, तो इसीलिए भाई ये चीज़ बड़ी है। अगर सरकार लगातार सारे ही देश में एक साथ एमिशन नॉर्म्स लगा देती, जो बाकी देश में कंपनीज ने BS3, BS2 या BS4 गाड़ियां बेची, वो भाई एक साथ लागू होता तो आज थोड़ा सा पोल्यूशन पे कंट्रोल होता। बात मैं कंप्लीट बोल रहा हूं, पैसेंजर्स और कमर्शियल दोनों के लिए। अब पैसेंजर व्हीकल्स पोल्यूशन करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं करते। अब दिल्ली की आबो हवा ऐसी है कि भाई यहाँ का तो पोल्यूशन पता नहीं भाई कब कहाँ कैसे निकलेगा, ये भगवान ही जाने। अब ऐसे तो जब CNG आई थी दिल्ली के अंदर तो कहा था कि पोल्यूशन कम हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता CNG से पोल्यूशन इतना ज़्यादा कम हुआ है। फ़र्क थोड़ा बहुत पड़ा लेकिन कम तो नहीं हुआ है। CNG व्हीकल्स आप देख लो कितने हैं। अब LPG व्हीकल्स आपको देखने को मिलते हैं? नहीं मिलते। फॉरेन कंट्रीज़ में हैं आज भी, लेकिन यहाँ नहीं है, क्योंकि बस एक बार CNG तक पहुंचाना था, LPG ने वो पहुंचा दिया। लोगों ने अपने घरों के सिलेंडरों को अपनी गाड़ी के अंदर डाला और भाई खूब मज़े लिए, तो वो सेफ नहीं था। फिर LPG कंपनीज ने भी निकाली थी, मारुति ने भी निकाला था, वैगनार आई थी, 800 आई थी, आपकी हुंडई की सेंट्रो आई थी LPG में, लेकिन आज नहीं दिखती वो। तो सेम ऐसा ही हाल भाई EV का भी होगा, देख लेना। आज नहीं होगा कल होगा, लेकिन होगा जरूर। ज्यादा लंबा EVs नहीं चलेंगी मेरे हिसाब से, मेरा ये मानना है। हालांकि चलाने में बहुत मजा आता है EV को। मेरा EV से सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, EV से नहीं, वो सरकार से मान लीजिए आप, कि हमारे पास EV का इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है। सरकार प्रेशर डाल रही है ना, EVs की तरफ जाओ, EVs की तरफ जाओ, और BS7 नॉर्म्स में EVs भी इंक्लूड है भाई। उनके ऊपर भी टेस्टिंग होगी, उनकी चार्जिंग पे, उनकी लॉन्गेविटी के लिए, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद कितना क्या कुछ कैसे वो दे रही हैं, ये सारी चीज़। ऐसा नहीं कि EV बच जाएगी BS7 नॉर्म्स में, EV भी इंक्लूड होगी आपकी, लेकिन हाइब्रिड्स भी इंक्लूड होंगी इसमें। तो ये खाली सिर्फ डीजल के ऊपर डंडा नहीं है, पेट्रोल, डीजल, EV, प्लग इन हाइब्रिड सबके ऊपर डंडा आएगा भाई। तो ऐसा नहीं है कि EVs बच जाएंगे। तो मैं यही कह रहा था, EVs पे जाने में कोई बुराई नहीं है, अच्छी EVs आ रही हैं, कंपनीज बहुत बढ़िया बढ़िया EVs बना रही हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, चार्जिंग स्टेशंस कहाँ हैं ढंग से। मेट्रो सिटीज़ बड़े शहरों को छोड़ दो तो कहाँ है, और बड़े शहरों में भी आपको पता है हाल कैसा रहता है, बहुत बुरा हाल रहता है। कभी चल नहीं रहा है, कभी वेटिंग बहुत ज़्यादा है, कभी वॉलेट में पैसे डल गए तो मशीन नहीं चल रही है, चलते चलते बंद हो जाती है। तो ये सिस्टम रहता है। तो चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, जितने पेट्रोल पंप्स हैं सारों के ऊपर EV चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए, 4 नोजल आपकी हर पेट्रोल पंप पे होनी चाहिए, तब जाके तो बात बनेगी भाई। और शहर में जितने पेट्रोल पंप है सब पे, जिस पे जगह है उसको बोलो कि भाई लगाना ही लगाना पड़ेगा आप। वो जो चार्जिंग स्टेशन है वो जनरेटर से रन होने वाला नहीं होना चाहिए। पता लगे पेट्रोल पंप वाला अपने ही पंप से जनरेटर चला रहा है और वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके गाड़ियां चार्ज कर रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए। फिर फायदा क्या, फिर तो पोल्यूशन जा ही रहा है। और जनरेटर्स के ऊपर कोई एमिशन नॉर्म्स थोड़े ना हमारे इंडिया में, फैक्ट्रीज पे कोई एमिशन नॉर्म्स थोड़े ना हमारे इंडिया में है, लागू कोई नहीं देखता। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देखता है, CPCB। तो वो भाई फैक्ट्रीज को जाके भी तो लगाम लगाओ, उन पे भी BS7 नॉर्म्स लागू कराए जाए, खाली गाड़ी वालों के पीछे डंडा दे रखा है। तो ये चीज़ थी, मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहा था कि ये सिचुएशन होने वाली है। अब मेन दिक्कत कहाँ आएगी, BS4 वालों को ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, जहाँ तक मेरा मानना है कि BS4 डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन और BS3 इंजन ये सबसे ज़्यादा है। लेकिन BS4 डीजल इंजन वाले क्या करेंगे, आज भी
अब टोयोटा के इंजन से आप लगा लो, टोयोटा के इंजन मोस्ट रिलायबल माने जाते हैं। 10-10 लाख किलोमीटर चली हुई टोयोटा इनोवा, 5 लाख चली हुई फॉर्च्यूनर बहुत है, बहुत है हमारे इंडिया में। इटियोस बहुत है, डिज़ायर बहुत है, ठीक है। ये डीजल इंजन की बात कर रहा हूँ। तो भाई ये गाड़ियाँ जो चल रही हैं टैक्सी सेगमेंट में ज़्यादा चलती हैं, तो ये गाड़ियों का क्या होगा, कहाँ जाएंगी? स्क्रैप सेंटर्स भी बनने लग गए हैं, आपके मेट्रो सिटी से बाहर भी बन रहे हैं। स्क्रैप की अच्छे से वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया था कि आपको स्क्रैप के क्या बेनिफिट्स मिलने चाहिए, लेकिन रियल टाइम में वो बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। ये सच्चाई है, रियल टाइम में नहीं मिलते वो बेनिफिट। शोरूम में चले जाओ आप, मैं आपको एक दिन एक स्टिंग करके दिखा देता हूँ कि भाई मैंने ऐसे गाड़ी बेची, मेरे पास सर्टिफिकेट है, तो और बताओ जी आप मेरे को क्या बेनिफिट्स दोगे इसके ऊपर। कंपनी कहते हैं जी हमें तो कुछ पता ही नहीं है, बताओ क्या करें। पूरी जागरूकता नहीं है। कब तक हम इंडियन कंज्यूमर्स सफ़र करते रहेंगे? आप कानून बना देते हो, कानून अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, देश हित के लिए अच्छा है, लेकिन को लागू कराना भी तो सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रॉपर लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत सी गाड़ियों पे गाज गिरी थी जब BS6 आया था, लेजेंडरी अल्टो 800 का इंजन चला गया। 800 सीसी इंजन तो खत्म ही हो गया, क्विड के अंदर आता था 800, वो भी खत्म हो गया। मारुति की काफ़ी गाड़ियाँ चली गई, एस क्रॉस चली गई, अल्टो 800 चली गई, हुंडई की i20 डीजल चली गई। छोटा डीजल इंजन था, कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता, बंद कर दिया। वरना का डीजल इंजन चला गया। हुंडई चाहे तो क्रेटा से डीजल इंजन डाल सकती है वरना के अंदर, लेकिन कंपनी नहीं डाल रही भाई अभी। हालांकि डाल देगी तो बहुत बिकेगी भाई, बहुत ज़्यादा बिकेगी। वरना को डीजल में पसंद करने वाले बहुत लोग हैं। टोयोटा इनोवा क्रिस्टा पेट्रोल बंद हो गई, महिंद्रा की अल्टुरास चली गई, अभी मराजो भी चली गई, अभी रिसेंटली गई है। खैर मराजो की इतनी सेल्स नहीं हुई, लेकिन गाड़ी बहुत अच्छी थी। हुई 100 चली गई। तो बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ हैं। टाटा की भाई सफारी चली गई, टाटा नैनो चली गई, टाटा सुमो चली गई, एक्सा चली गई, बहुत गाड़ियाँ चली गई भाई। आने वाले नए नॉर्म्स में भी गाड़ियाँ चली जाएंगी। गाड़ियाँ क्यों जाएंगी? देखो उस टाइम तो देखो सेफ्टी और इंजन दोनों पे था, अब वाला ज़्यादा एमिशंस के ऊपर है। तो सब कंपनीज लगभग अब देने ही लग गई हैं। बेस मॉडल से अब आपका 6 एयरबैग्स 4 एयरबैग स्टैंडर्ड हो जाएगा। लेकिन जब इंजन ही नहीं रहेगा उस गाड़ी के लिए, तो वो कंपनी गाड़ी क्यों बनाएगी? जिस गाड़ी की सेल ऑलरेडी ज़्यादा नहीं है, तो उसको कंपनी क्यों अपने कंधे पे ढोएगी? आपको पसंद है, मुझे पसंद है, कंपनी को वो गाड़ी सेल्स नहीं दे पा रही, तो कंपनी क्यों उस इंजन को बनाएगी और क्यों उस गाड़ी को बनाएगी? अब रीसेल वैल्यू पे तो फर्क पड़ेगा। BS6 डीजल इंजन मेरा मानना है कि बच जाएंगे इस गाज से, लेकिन BS4 डीजल इंजन नहीं बच पाएंगे, बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हो जाएंगे। हालांकि BS4 डीजल इंजन के अंदर भी आप काफ़ी सवाल आते हैं मेरे पास, क्या हम BS6 वाला जो फ्यूल है, क्योंकि उसके अंदर सल्फर कम होता है, वो यूज़ कर सकते हैं BS4 में? हाँ कर सकते हो, जाता है, कम पोल्यूशन करेगी आपकी गाड़ी, लेकिन माइलेज में और पिकअप में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब टायर्स और ब्रेक्स भी भाई आपका पोल्यूशन करते हैं, ऐसे तो जो सड़क पे चलते हैं, तो वो भी इंक्लूड होंगे इसके अंदर। अब वो कैसे इंक्लूड करेंगी भाई गवर्नमेंट, वो मुझे समझ में नहीं आता कि टायर पोल्यूशन कर रहा है तो उसके कंपाउंड में क्या चेंज करेंगे, क्या करेंगे। बहुत सी नेचुरल चीज़ों के साथ भी खेला जाएगा भाई। अब ब्रेक्स तो भाई चलेंगे, ब्रेक्स को क्या बनाओगे, कैसे बनाओगे, किस प्रोडक्ट से बनाओगे, ये भी अभी भाई समझ से बाहर है, कैसे बनाएंगी कंपनीज। क्योंकि सरकार तो बना के दे देगी कि भाई ये दे दिया, ये बना के दे दो भाई हमारे को। अब बनाना कैसे है, कैसे उसको कम करना, ये कंपनीज के ऊपर डंडा है। तो गाड़ियाँ आपकी महंगी भी होने वाली हैं। BS7 नॉर्म्स आने के बाद आपकी गाड़ियाँ महंगी हो जाएंगी, सस्ती नहीं रहेंगी, और ज़्यादा महंगी होंगी। डीजल और महंगा हो जाएगा, या फिर कंपनियां उसको बनाना बंद कर देंगी या इतना महंगा कर देंगी। ऊपर से सरकार डीजल इंजन के ऊपर टैक्स भी बढ़ाएगी। अब टैक्स बढ़ेगा तो आप ये चीज़ देख लो कि आज की डेट में फॉर्च्यूनर गाड़ी इसलिए बदनाम रहती है क्योंकि उस गाड़ी के ऊपर ऑलमोस्ट 52% टैक्स लग जाता है। मतलब उसकी कॉस्ट का 48% जो उसका प्राइस होना चाहिए, उसका 52 50% ही मान लो, 50% टैक्स है। स्टेट GST, सेंट्रल GST, फलाना ढमकाना टैक्स, उसके बाद रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस, उसके बाद इंश्योरेंस में भी स्टेट GST, सेंट्रल GST, कितना टैक्स भरते हैं हम, कितनी गाड़ियाँ महंगी हो जाती हैं। एक्स शोरूम और ऑन रोड में बहुत फ़र्क हो जाता है भाई। 2010 से पहले तो रोड टैक्स था ही नहीं, फिर सरकार को दिख गया भाई साहब पैसा तो कमाने की जगह यही है, रोड टैक्स लगाओ। और 20 लाख से ऊपर तो सीधा फ्लैट है 10%। हरियाणा की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में तो 12% है, कई स्टेटों में और भी 15% भी है। आई थिंक कर्नाटका में सबसे ज़्यादा है, कर्नाटका केरल में उस साइड में सबसे ज़्यादा है। काफ़ी स्टेट्स ने ये कर दिया कि भाई हमारी स्टेट से रजिस्टर करा लेते थे
तो दूसरी स्टेट से गाड़ी लेके आओगे तो 2% एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे। सेम स्टेट में गाड़ी मिल रही नहीं मिल रही जो भी है, तो बाहर से लेके, जैसे आप चंडीगढ़ में लेके जाओगे दूसरी जगह से 2% एक्स्ट्रा दो, हिमाचल में ले जाओगे 2% एक्स्ट्रा दो। तो इसलिए था कि आप वहीं के डीलर से अपनी गाड़ियाँ खरीदो, बाहर से ना खरीदो। तो इसलिए वही हमारे पास रहना चाहिए अगर आप हमारे यहाँ से रजिस्टर्ड करके वहाँ चला रहे हो। अब भाई तैयारी पकड़ लो, क्योंकि BS7 भाई कभी भी लागू कर देगी सरकार। इस साल के एंड तक तस्वीर और क्लियर हो जाएगी। इस साल तो लागू नहीं होगा, 2026 में हो सकता है, लेकिन लागू होने से पहले मैं आपको ज़रूर एक बार बता दूंगा कि भाई अब इस डेट को होने वाला है। तो आपने जो कार्रवाई अपनी करनी है, या गाड़ी बेचनी है या खरीदनी है, जैसे भी करना है आप कर लीजिए। अगर आप डीजल इंजन लवर हैं, आप कहेंगे भाई मैं तो जब तक आएगा तो चलाऊंगा, तो 2025 तक गाड़ी खरीद लो भाई। डीजल इंजन खरीद लेगा, जो रजिस्टर्ड हो जाएगी वो चलेगी। BS6 की बात कर रहा हूँ, वो चलेगी, उसको सरकार नहीं रोकेगी। BS4 पे ज़रूर रोक लग जाएगी। जैसे अभी ग्रैप लग जाता है ना हमारे दिल्ली NCR में कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो भूल जाओ, 4 महीने तो गाड़ी वैसे ही ब्लॉक हो जाती है। इसलिए बहुत से लोग दिल्ली NCR से BS4 डीजल गाड़ियाँ भी अपनी बेचनी स्टार्ट कर रहे हैं कि गाड़ी चल तो पाती नहीं है, 4 महीने, 1 क्वार्टर हो जाता है भाई, गाड़ी चलती नहीं है। 8 महीने के लिए गाड़ी तो ना लेगा बंदा, तो पूरे साल के लिए। और दिक्कत उस बंदे के लिए होती है जो उस दौरान दिल्ली में आता है और फिर भाई लग जाता है ग्रैप, फिर फंस जाता है बेचारा, फिर क्या करे। BS4 वाले, अगर आपकी गाड़ी आज की डेट में अच्छे रेट में बिक रही है तो बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कल को BS4 का रेट मैं मानता हूँ बिल्कुल डाउन जाएगा, क्योंकि सबको ये हो जाएगा कि भाई अब इसके पास मजबूरी है, अब ये कहाँ जाएगा, तो इसको तो बेचनी ही बेचनी पड़ेगी। तो फिर उससे गाड़ी की जो रीसेल वैल्यू कम हो जाएगी। BS6 पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा रीसेल पे जितना BS4 पे पड़ेगा। पेट्रोल पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पेट्रोल BS3 पे मान लो आप फर्क पड़ जाएगा, पर BS3 पेट्रोल वैसे भी दिल्ली NCR में इतनी है नहीं, बहुत कम है, ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ BS4 पहले लागू हो गया था। तो वो तो आपके मेट्रो सिटीज से बाहर ही है, वो बाहर ही चल रही है, बाहर ही रजिस्टर्ड हो रही है। यहाँ BS4 रजिस्टर्ड भी नहीं हो रही। अगर आप खरीद लेते हो ना BS4 पेट्रोल दिल्ली NCR में, तो वो रजिस्टर्ड नहीं होती, आपको एड्रेस बाहर का देना पड़ता है। चला सकते हो आप यहाँ पे, पर एड्रेस बाहर का। BS4 पेट्रोल के ऊपर इतनी गाज नहीं गिरेगी, डीजल के ऊपर आएगी ज्यादा। BS7 में ना मेन रहेगा आपका ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक या ऑन बोर्ड मॉनिटरिंग। जो टेल पाइप से आपका पोल्यूशन निकलता है, वहां पे चेक करेगा वो कि गाड़ी 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद कितना पोल्यूशन कर रही है, रियल टाइम का। वो चीज के ऊपर फोकस है। तो वही चीज के ऊपर फोकस है कि भाई एमिशंस बहुत स्ट्रिक्ट करने हैं हमारे को, पर उससे इंजन्स भी कमजोर होंगे, देख लेना। अब पुराने इंजन्स को देख लो, BS2 इंजन को चला लो आप, और एक BS4 और BS6 इंजन को चलाओ, आपको BS2 इंजन में ज़्यादा जान मिलेगी। प्रॉपर निकल रहा है ना भाई, रुकावट नहीं है उसके एग्जॉस्ट में निकलने में। आप दौड़ लगा रहे हो, रेस लगा रहे हो, पसीना आपका आ रहा है, और उस पसीने को आप रोक दो, बिल्कुल हल्का हल्का बाहर आने दो, आपकी बॉडी कमज़ोर हो जाएगी। तो जो नए इंजन्स आएंगे डीजल वाले, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे भाई जितने BS4, BS3, BS2 पहले वाले। एनवायरनमेंट है तो सब है भाई, एनवायरनमेंट के लिए हमें करना पड़ेगा। तो बस भाई जितना चलाना है, जितना मज़े लेना है आइस इंजन्स के, अभी ले लो, आगे नहीं मिलने वाले ऐसे मज़े। अब पता कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी ज़बरदस्त आ गई कि डीजल इंजन से भाई साहब एमिशन नॉर्म्स भी ऐसे नहीं आ रहे, फ्यूल हमने ऐसा बना लिया कि भाई एमिशन नहीं कर रहा और मज़े दे रहा है। काश ऐसा हो पाता, हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो भाई हमें वेट करना पड़ेगा हाइड्रोजन का तब तक, और हाइड्रोजन आने में भी 5-7 साल कम से कम लग जाएंगे। सरकार से एक कहूँगा, जितना आप ईवी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, उतना ही साथ साथ आप हाइड्रोजन के ऊपर भी वर्क करो, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो लोगों को तकलीफ नहीं होगी ज़्यादा। ईवी के लिए अभी हम तैयार नहीं हैं, फोर्सफुली आप किसी को भी तैयार नहीं कर सकते, हमें अपनी चॉइस से तैयार होना अच्छा लगता है। यही डेमोक्रेसी है भाई, इसलिए हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है भाई। गाड़ियां भी महंगी हो जाएंगी, क्योंकि जब भाई टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करेगी कंपनीज, तो भाई गाड़ियां तो महंगी करेंगी ही करेंगी। तो ये भी देख लेना, वो पेट्रोल डीजल सारी ही महंगी होंगी। ईवीज को सस्ता कर दो, शायद में भी लोग आकर्षित हो जाएं, क्योंकि ईवी सस्ती तभी पड़ती है जब आप उसको घर पे चार्ज करते हो। हर चार्ज करने में सस्ती नहीं पड़ती, तो बराबर से ही पड़ती है, ज़्यादा फर्क नहीं आता। ये तो मैंने टेस्ट खुद करके देख रखा है। ये था भाई थोड़ा सा प्रकाश मेरे को डालना था BS7 नॉर्म्स पे, क्या फर्क पड़ने वाला है, कब लागू होने वाला है, और आपको कैसे तैयार होना है। ये सारी चीज मैंने आज आपको इस वीडियो में बता दी। कुछ भी कंफ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो,
और वीडियो में भाई लगभग मैंने सारी चीज़ बताई, तो कुछ पॉइंट रह गए आप स्किप कराए तो दोबारा से रिवाइंड करके आराम से देख लेना, चाहे 1.5 की स्पीड में देख लेना, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मेरे को गाड़ी रखनी है, मेरे को बेचनी है, मेरे को BS7 लेनी है, मेरे को कितने की पड़ेगी, कॉस्टली पड़ेगी, सस्ती पड़ेगी, क्या होगा, ये सब कुछ आप बताना आपको कैसे लगी इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय बाय। और BS6 इंजन 50,000 चलने के बाद कैसे होते हैं, एग्जॉस्ट, कैटालिटिक कन्वर्टर, DPF, इस चीज़ के ऊपर भी आपको वीडियो दिखाएंगे बहुत जल्द, क्योंकि हमारी स्कॉर्पियो नज़दीक पहुंच गई है 50,000 के, तो हम अपनी पे ही चेक करेंगे, तो उससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कि BS6 का ये हाल है तो BS7 का क्या होने वाला है।